देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में। एक टफ फ्रेजेस के कैटेगरी में इसको रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम समझ में आता है। और बेसिकली इसका मेन रीजन ये होता है कि जो ये फ्रेज होता है उसका सही से मीनिंग कन्वे नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस उसका स्ट्रक्चर वगैरह मालूम नहीं होता है। और कभी कभी ये पार्टिकल फ्रेज से भी काफी मिलता जुलता है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज किस तरह से काम करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब ये फ्रेज लिखा होता है तो एक्चुअली में इसका पूरा सेंटेंस कैसे बनता है, फुल सेंटेंस फॉर्म इसका क्या होता है, वो हम देखेंगे। सभी प्रकार के जो एब्सोल्यूट फ्रेज होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, उसके कंप्लीट रूल्स देखेंगे ए टू जेड। और हर एक चीज को आपको हिंदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आपको बाहर क्लासेस नाम का जो ऐप है वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, A4 साइज में प्रिंटेबल होगी, जिसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इसके अलावा हम इस सीरीज में टोटल 20 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 20 तरह से फ्रेजेस सेंटेंस में काम करते हैं जो हमें ऑलमोस्ट नहीं मालूम होते। बेसिकली लोगों को नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब मालूम होते हैं। कुछ और एडवांस लर्नर को वर्ब फ्रेज, एपोजिटिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज तक तो मालूम होता है। लेकिन एब्सोल्यूट या इसके बाद के जो ये आपके अलग से और होते हैं जो हमें मालूम नहीं होते हैं, ये भी काम करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है वो हम इस नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले 9 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैनल पे पढ़ा हुआ है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में है। और हर एक लेक्चर की पीडीएफ जो है वो उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चीज आपको मिल जाएगी उस पीडीएफ के अंदर। A4 साइज में होगी, आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मैक्सिमम 4 से 5 पेज की पीडीएफ होती है। इसके अलावा अगर रैने मार्टिन, माइकल स्वान या स्पोक्स की कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो वो ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप, जो मैंने यूट्यूब पर लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट ग्रामर, 350 400 वीडियोस में है, उसकी कंप्लीट A4 साइज की पीडीएफ आपको लगभग 425 पेज की मिल जाएगी प्रिंटेबल फॉर्म में, आगे पीछे जोड़ करके 425 है। वो भी आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। और याद रखना, ये हर एक लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हर एक लेक्चर आपका हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं बोलूंगा ही नहीं बल्कि आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, कुछ इस तरह से। तो डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में, ये क्या होता है और उसकी कंप्लीट जानकारी हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एब्सोल्यूट फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह होता है, कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर होता है कोई नाउन या प्रोनाउन फॉलोड बाय अ पार्टिसिपल। एक नाउन या प्रोनाउन होता है जिसमें एक उसका पार्टिसिपल उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, और उसके मॉडिफायर्स भी जुड़े हुए होते हैं। ये मॉडिफायर्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, पार्टिसिपल वाले लेक्चर में और जेरेंड वाले में। इट डजेंट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब यानी कि वो वर्ब जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म वगैरह बनती है, ऐसी फॉर्म इसमें नहीं होती है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन सेंटेंस, और ये मेन सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फिर भी इंडिपेंडेंट है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, तो फिर ये है क्या, ये फ्रेज है। इसका यूज क्या है, बेसिकली ये मेन सेंटेंस जो आपका अलग से लिखा हुआ है उसकी मीनिंग को एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, उसकी मीनिंग को और ज्यादा क्लियरली बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। जब इसको हम अलग से लिखेंगे फुल फॉर्म में तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा, अदरवाइज ये डिपेंडेंट ही होगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये रही इसकी हिंदी। पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं ताकि हम एब्सोल्यूट फ्रेज को याद कर सकें और अच्छी तरह से उसको समझ भी सकें। पहली बात तो ये कि एब्सोल्यूट फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं। फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, मतलब आई है तो एम आएगा, या कंटिन्यूस है तो आईएनजी आएगा, सेकंड पास्ट में सेंटेंस थर्ड फॉर्म आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी, ऐसा इसमें नहीं होता है। यह मेन सेंटेंस में दिए गए
जो भी बात चल रही है, जिस भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। They can be removed without affecting the grammatical correctness of the sentence। अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं तो भी इस मेन सेंटेंस जो अपना जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बस ये थोड़ी इंफॉर्मेशन हट जाती, गायब हो जाती है। यूजली सेपरेटेड बाय इन राइटिंग, जब भी हम लिखते हैं तो इसको हम कॉमा से अलग करके लिखते हैं। अब पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। पहला है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके साथ में उसका पार्टिसिपल जुड़ा होगा और उस पार्टिसिपल के साथ में उसके मॉडिफायर्स जुड़े हुए होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि हिज हैंड्स शेकिंग, ही साइंड द एग्रीमेंट, मतलब उसने एग्रीमेंट का साइन किया। साइन तो कैसे किया? जब उसका हाथ हिल रहा था, मतलब उसके हाथ कांप रहे थे उस एग्रीमेंट को साइन करते समय। तो यहाँ पर जो है, ये जो है ये बेसिकली कंडीशन दिखा रहा है, ये कंडीशनल मॉडिफायर है जो ही की कंडीशन बता रहा है कि कैसे सन कर रहा था। हाथ उसके कांप रहे थे डर से या ओल्डनेस की वजह से, जो भी वहां पर रीजन रहा हो, तो ये ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। फुल सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं इसको, ये देखिए। हिज हैंड्स वर शेकिंग, ये कंप्लीट सेंटेंस है। जब इस फ्रेज को हम कंप्लीट लिख रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट बन गया है, और जब ये इस ऐसे लिखा जाएगा एज ए फ्रेज, ये तो सेंटेंस हो गया है, तब ये डिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी दे रहा है, अकेला नहीं लिखा जा सकता है। तो हिज हैंड्स वर शेकिंग एंड ही साइन द एग्रीमेंट, उसके हाथ कांप रहे थे, उसने और उसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब क्या था? उसके हाथ कांपते हुए, मतलब उसके हाथ कांपते हुए उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर की। तो हमें क्या समझना था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लस वो किसके लिए आया हुआ है। एक और देखिए, द सन हैविंग सेट, सूर्य डूबने के बाद या सूर्यास्त होने के बाद, दे रिटर्न होम, वे घर चले गए। तो कौन चला गया? बेसिकली दे चले गए। अब देखिए यहाँ पर, अब वे लोग तो अस्त होंगे नहीं। जब वे लोग अस्त नहीं होंगे तो हमें सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन अस्त हुआ था। बस वहां पर कोई भी फाइनाइट वर्ब, जैसे कि हेड, जैसे आपका हेड सेट है या हैव सेट है, फाइनाइट वर्ब्स नहीं लिखनी है, सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही लिखनी है। तो अब यहाँ पर ये जो फ्रेज है, बेसिकली ये रीजन बता रहा है उनके घर जाने का, कि वो घर क्यों चले गए, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए घर वापस चले गए वो। तो ये कॉज, ये कारण बता रहा है मेन क्लॉज का। ये मेन क्लॉज का कारण बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ घर जाने का, इस तरह से। तो ये सेंटेंस को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रेज बनेगा पहले फुल फॉर्म में, द सन हैड सेट एंड दे वेंट, सॉरी, रिटर्न होम, और वे घर वापस आ गए। तो ये कारण है जिसकी वजह से ऐसा एक्शन हुआ। ये एक्शन है, ये उसका रिएक्शन है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेजेस। एब्सोल्यूट फ्रेज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है शोइंग कंडीशन, किसी चीज की स्थिति बताना कि वो कैसा है, हंस रहा है, खेल रहा है, दुखी है, कांप रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी स्थिति कंडीशन बताने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। अब ये याद रखना है कि अगर इस ये वाली बात जो है, इसमें जो एक्शन है, अगर वो यही कर रहा है तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। कैसे? हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी। सी गिव द स्पीच, मतलब जब उसने स्पीच दी उस समय उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी या फिर कांप रही थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वॉइस ट्रेम्बलिंग कर रही थी और वो लड़की वही एक ही इंसान थी, लेकिन एक ही इंसान के साथ ये काम हो रहा था। लेकिन सन का सेट होना काम एक अलग है और उनका घर वापस आना अलग है। इसलिए यहाँ पर उसका सब्जेक्ट लिखा गया था, कौन सेट हुआ है, वे लोग सेट नहीं हुए हैं, सन सेट हुआ है, इसलिए सन का नाम लिख दिया गया है। क्योंकि सेंटेंस में उसकी वॉइस ही, वो खुद उस लड़की की ही थी, तो इसलिए यहाँ पर अलग से कोई भी हम लोग प्रोनाउन या नाउन यूज नहीं करेंगे। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे?
हर वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग एंड सी गेव द स्पीच। ठीक है, ये जो फ्रेज है बेसिकली ये उसकी कंडीशन बता रहा है सी की, कि उसकी कंडीशन क्या थी स्पीच देते समय। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, किसी भी चीज का कॉज या रीजन यानी कि कारण बताना। जैसे कि द सेलर्स रिज्यूम्ड देयर जर्नी, नाविकों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। कब की? द स्टॉर्म हैविंग पास्ट, जब तूफान गुजर गया या निकल गया। तूफान समाप्त होने के बाद नाविकों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। तो यात्रा क्यों शुरू की, इसका क्या कारण था? क्योंकि तूफान निकल गया था। तो देखो, सेलर्स तो तूफान थे नहीं, इसलिए हमें अलग से स्टॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिए जो मैं बताना भूल गया था, कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है और यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर हैविंग का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ पर आईएनजी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। जब वह स्पीच दे रही थी उसी समय उसकी आवाज गड़बड़ा रही थी। तो जब एक ही काम, दो काम एक साथ चल रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो हम उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको बात ये थोड़ी कम समझ में आई है तो आप मेरे चैनल पे जाना और वहां पर सीरीज देखना सिंथेसिस, उसमें ये वाला यूज ऑफ एपोजिटिव फ्रेज का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें मैं बता रखा है कि दो सेंटेंसेस को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन मेरी राय ये है, लगभग 3 घंटे या 4 घंटे का लेक्चर टोटल है। अगर ये सारे लेक्चर्स आप 3 घंटे के एक बार देख लो सिंथेसिस के, तो आपको एब्सोल्यूट फ्रेज पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो देख लीजिए और उसको देख लीजिए, आपका सारा डाउट्स एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक आपको टाइम तो देना पड़ेगा। इस लेक्चर के बाद आप इसको जरूर देखना सीरीज को। 3, 3.5 या 4 घंटे का होगा मैक्सिमम, सब उसमें कंप्लीट कर रखा है। अब इसको फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान निकल गया। एंड द सेलर्स resumed देयर जर्नी, तो सेलर्स ने, नाविकों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। तो ये जो है इसका कारण है इस वाले आगे वाले काम का, यानी कि ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है। थर्ड इसका फंक्शन है एडिंग डिटेल और एक्सप्लेनेशन, किसी चीज के बारे में जानकारी देना या उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसका विवरण देना, उसका व्याख्या देना कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ना पहले। द स्टूडेंट्स वेटेड फॉर द टीचर, विद्यार्थियों ने अध्यापक का इंतजार किया। कैसे इंतजार किया? देयर देयर नोटबुक ओपन, अपनी नोटबुक खोले हुए विद्यार्थियों ने कैसे इंतजार किया? वेरी गुड, नोटबुक खोल रखी थी और उस समय उन्होंने उनका इसका इंतजार किया, यानी पढ़ भी रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। तो हिंदी क्या हो गई? छात्र अपनी नोटबुक खोले हुए शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। अब आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, ऐसा नहीं है। वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो किसके लिए आ रहा है। हम चाहें तो इसको उठा करके पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं लगाया? तो पहले से नहीं लगाया कि जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनते हैं, और वे फ्रेज जो हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनते हैं, या बीन, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म से बनते हैं, वो उनको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो होते हैं वो बीच में या लास्ट में लिख सकते हैं। हालांकि इनको भी आप बीच में लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो। लेकिन जो जनरली स्ट्रक्चर देखा जाता है उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वाले फ्रेज को यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे? देयर ओपन बुक का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स ही तो थे वहां पर, वही खोले थे। तो द स्टूडेंट्स हैड ओपन, सॉरी, द स्टूडेंट्स हैड देयर नोटबुक्स ओपन, खुले रखे थे। एंड दे वेटेड फॉर द टीचर, दे का मतलब वही स्टूडेंट्स उनका वेट कर रहे थे। तो पहले नाउन आएगा फिर उसका प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ डिटेल्स दी जा रही है कि उन्होंने कैसे इंतजार किया, इस तरह से किया। फोर्थ आपका फंक्शन है एक्सप्रेसिंग टाइम, समय बताने के लिए भी हम लोग जो है
एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। द मैच ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। मैच समाप्त होते ही या खत्म होते ही प्लेयर्स ने, खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ दिया। तो ये पहले फिनिश हुआ होगा, ये एक्शन है उसका, ये रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन कब हुआ? मैच फिनिश होने के बाद, यानी कि ये टाइम को दिखा रहा है। इसको पहले कैसे लिखेंगे? द मैच वॉज ओवर, मैच समाप्त होने के बाद द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, प्लेयर्स ने फील्ड को छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया। तो प्लेयर्स तो ओवर हुए नहीं है, इसलिए मैच ओवर हुआ, तो मैच का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से। अगला है शोइंग कंट्रास्ट, विरोधाभास, ऑपोजिटनेस शो करने के लिए हम लोग जो है एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि पहले इसको देखते हैं। ही रिफ्यूज टू स्टेप आउट, उसने बाहर जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? द नाइट बीइंग कोल्ड, रात जो थी बहुत ज्यादा सर्द थी, यानी ठंडी रात के कारण, है ना, ठंडी रात होने के कारण उसने बाहर जाने से मना कर दिया। अब देखिए, वे लोग तो ठंडे थे नहीं, रात ठंडी थी, इसलिए रात का नाम यहाँ पर लिखना पड़ा। इसको फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? द नाइट वॉज कोल्ड बट ही रिफ्यूज टू स्टेप आउट। नाइट तो ठंडी थी, लेकिन उसने जाने से बाहर मना कर दिया। बेसिकली अब यहाँ पर आप चाहो तो सो लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बट यहाँ पे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। द नाइट वॉज कोल्ड, ठंड थी, इसलिए उसने बाहर जाने से मना कर दिया। आप समझते हैं कि यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है। इसका मतलब कंट्रास्ट का ये है कि जब वहां पर रात ठंडी थी, उस समय लोग निकलते होंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिन में, और रात में ठंडक हो जाती है, तो ठंडक में लोग निकलते होंगे। तो जब सबको निकलना था, तो उसने उस समय मना कर दिया कि मैं नहीं निकलूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से कंट्रास्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि फ्रेज में, और उसका फुल फॉर्म में, ताकि हम चीजों को और अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे कि द ट्रीज स्वेड वॉलेंटली, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। स्वेट कौन होता है? हिलना। और वॉलेंटली मतलब हिंसक तौर पर, तो पेड़ तो हिंसक होंगे नहीं, तो बहुत जोर जोर से लहरा रहे थे या हिल रहे थे। कैसे हिल रहे थे? किस लिए हिल रहे थे? द विंड ब्लोइंग फियसली, हवा बहुत जोर से, भयंकर हवा चलने के कारण पेड़ जो थे वो जोर जोर से, वेरी गुड, हिल रहे थे। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये रिजल्ट यहाँ पर निकल के इसका आया। फुल फॉर्म क्या बनेगा? द विंड वॉज ब्लोइंग फियसली एंड द ट्री स्वेड वायलेंटली। इस तरह से। ये एडवर्ब है, ये वर्ब के लिए आया हुआ है, ये भी एडवर्ब है, इस वर्ब के लिए आया हुआ है। अगला, सी वेंट होम अर्ली, वह घर जल्दी चली गई। कब चली गई? हर वर्कड फिनिश, उसने कार्य समाप्त किया और वह घर चली गई। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट बता रहा है कि वह क्यों गई, पहली बात। दूसरा, ये टाइम को शो कर रहा है कि कब गई, ये काम समाप्त करने के बाद, इस समय के बाद वह चली गई। तो कैसे बनेगा? हर वर्क वॉज फिनिश्ड, उसका काम समाप्त हो गया, एंड सी वेंट होम अर्ली, और वह घर जल्दी चली गई। द बेबी क्राइंग लाउडली, बच्चा जोर जोर से रो रहा था, इसलिए। ठीक है। द मदर रश्ड टू कंफर्ट हिम, कंफर्ट का मतलब शांत करना, जैसे कहते हैं कंफर्टेबल, उसी से बना हुआ है, मतलब ये वर्ब है, इसी से बना हुआ कंफर्टेबल। तो इसके कारण माँ ने उसको शांत करने के लिए वो दौड़ी। तो ये एक्शन है, ये उसका रिएक्शन है, माँ का दौड़ना। तो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, इसलिए माँ उसे शांत कराने दौड़ी। इस देखिए, हमें, आप सोचोगे सर यहाँ पे सो क्यों नहीं आया? देखो, सो तब आता है जब यहाँ पर एक सेंटेंस हो, और यहाँ पर एक सेंटेंस तो लिखा हुआ है, तब तो कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन तो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है ना, ये दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेज हो, एक आपका क्लॉज हो, उनमें कंजंक्शन आ जाए, ऐसा नहीं है। दे कनेक्ट सेम काइंड ऑफ कैटेगरी,
यानी कि काइंड ऑफ कैटेगरी जो होती है उसको आपस में जोड़ते हैं। फ्रेज फ्रेज होगा, वर्ड वर्ड हो सकता है, क्लॉज क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस सेंटेंस हो सकता है, ऐसे वो चीजों को जोड़ता है इसलिए। लेकिन इसका मीनिंग जो है वो इसलिए के अर्थ में आ रहा है। जब इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ सो का ही मीनिंग कन्वे होगा। इसीलिए मैं हिंदी में सो बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए भी है। फ्रीजेस में या शॉर्ट फॉर्म्स में बहुत सारे मतलब हमें अपनी तरफ से निकालने पड़ते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में चीजों को समझने के लिए। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द बेबी वॉज क्राइंग एंड द मदर रश्ड टू कंफर्ट हिम। एंड लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिनर सर्व्ड, द गेस्ट सैट डाउन टू ईट। अब वो मेहमान क्यों बैठे हुए खाने के लिए? क्योंकि डिनर परोस दिया गया है, तो इसलिए लगा सकते हो, एंड लगा सकते हो। ऐसे आपके सेंटेंस बन जाएंगे जब फुल फॉर्म में लिखोगे। तो द डिनर वॉज सर्व्ड एंड द गेस्ट सैट डाउन टू ईट। भोजन परोस दिया गया और मेहमान खाने के लिए बैठ गए। द सोल्जर्स मार्चिंग फॉरवर्ड, द एनिमी रिट्रीटेड। जैसे ही सोल्जर्स ने मार्चिंग शुरू की, आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही शत्रु जो थे वो पीछे हट गया, शत्रु पीछे हट गया। फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? द सोल्जर्स ज्यादा है तो वर्ब मार्चिंग आ जाएगा, क्योंकि काम हो रहा था इसलिए वॉज ओवर में सेंटेंस लिखा होगा। और आगे वाला सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हम इसमें वॉज ओवर लिख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो फ्रेजेस होते हैं उनका टेंस क्या होता है? फ्रेजेस का टेंस नहीं होता है। आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे सेकंड फॉर्म में है, मैंने ऑब्वियसली सारे सेकंड फॉर्म में ही लिखे हैं जल्दी समझाने के लिए। सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो मेन सेंटेंस का टेंस देखने के बाद हम इसका टेंस उसी सेंटेंस में उसी इस सेंटेंस का टेंस उसी टेंस में ले जाएंगे जिस टेंस में हमारा मेन सेंटेंस लिखा हुआ है। क्योंकि पास्ट में है इसलिए मैं पास्ट लिख रहा हूँ। ये पास्ट में था, ठीक है, ये पास्ट में था इसलिए ये भी पास्ट में हम इसको मानेंगे। ये पास्ट में था इसलिए हम इसको पास्ट में मानेंगे। ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका एब्सोल्यूट फ्रेज बहुत ही डिटेल में कवर आपके लिए हो किया है मैंने, और आपको एक एक चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप कोशिश कीजिए, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। और ऐप पर जाइए, आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, अब हम